हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। और फाइनली आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं सामाजिक विज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 महत्वपूर्ण, वो भी कौन से प्रश्न होंगे, 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। और देखो यहाँ पर स्टूडेंट, ये देखो कुछ हमारे पास पेज हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज हैं और इन पेजों को हम लेकर के आए हैं। ठीक है, और जब आप लोग इन सभी के सभी पेजों को तैयार कर लोगे और इन सभी के सभी पेजों के प्रश्नों को याद कर लोगे, ठीक है, तब आप लोग सीधे के सीधे क्या करोगे, आप लोग बोर्ड पेपर में जा करके स्टूडेंट आप लोग 20 बे में 20 नंबर आप लोग ठोंक दोगे। ठीक है, यहाँ से एक भी प्रश्न आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ A to Z मैं कंप्लीट आप लोगों को वो प्रश्न पढ़ाऊंगा जो सीधा सीधा डायरेक्ट आप लोगों के पेपर में आएंगे। ठीक है, अब देखो चलो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और आप लोग क्या करिए कि कॉपी पेन लेकर के बैठिए, मैं आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। ठीक है, अब देखो ये वो प्रश्न जो सीधा डायरेक्ट आप लोगों के पेपर में आएंगे। ठीक है, और आप लोगों से मेरी गारंटी है, ठीक है, आप लोगों से मेरे 101% आप लोगों से गारंटी है, जब आप लोग इन सभी के सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे तो किसी का बाप भी आप लोगों को नहीं रोक सकता इन प्रश्नों को बोर्ड पेपर में आने से। ठीक है, 100% यही वाले प्रश्न आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता इन प्रश्नों को पेपर में आने से। देखो सबसे पहले बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के और प्रश्न नंबर 30 तक बात करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे प्रश्न नंबर 30 तक याद कर ले जाते हैं वो सीधा पेपर में टॉपर बन जाएंगे। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई। तो अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि अब यहाँ पर देखो ए ऑप्शन दिया है 1757, बी ऑप्शन दिया है 1776, सी ऑप्शन दिया है 1765 और डी ऑप्शन दिया 1789, है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैं 30 प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ और 30 में से आप लोग कितने प्रश्नों का जवाब सही देते हैं तो ये भी मुझे आप लोगों को कमेंट में करके बताना है। ठीक है, अगर आप लोग 30 में से अगर आप लोग 20 से 22 प्रश्नों का जवाब अगर आप लोग सही दे रहे हैं तो आप लोग टॉपर की लिस्ट में अभी भी कायम हो, है ना। अब देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किया है उनका 1 नंबर सीधा पक्का हो गया। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 हमसे देखो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जो नेपोलियन जो था, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। अब देखो ये वाला प्रश्न जो है पेपर में 1 नंबर के आएगा, है ना। तो 4 ऑप्शन पहले देख लो, आप लोग 4 ऑप्शन देख लो कौन कौन से हैं, जिसमें से ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है आपका फ्रांस और सी ऑप्शन है आपका इटली और डी ऑप्शन है इंग्लैंड। देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया है जो नेपोलियन जो है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया है उनका फिर से 1 नंबर और पक्का हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया उनका 1 नंबर फिर से पक्का हो गया। अब देखो यहाँ पर से बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 हमसे देखो क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो ए ऑप्शन दिया रॉलेट एक्ट, बी ऑप्शन दिया खिलाफत आंदोलन, सी ऑप्शन दिया प्रथम विश्व युद्ध और डी ऑप्शन दिया चौरी चौरा की घटना। ठीक है, तो मेरे देखो मेरा उत्तर बताने से पहले आप लोग तुरंत उत्तर दे दिया करो, है ना। कमेंट को भर दो, ठीक है, कमेंट को उत्तरों से भर दो। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, आप लोगों का सही हो जाएगा। ए ऑप्शन पर जिन जिन बच्चों ने क्लिक किया है फिर से उनका 1 नंबर पक्का हो गया, है ना। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है और सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा, है ना। प्रश्न नंबर 4 देखो, लेकिन पूछा जरूर जाएगा पेपर में कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा देखो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किया है उनका फिर से 1 नंबर और पक्का हुआ। तो नोट कर लो इस प्रश्न को, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, क्योंकि बहुत सरल प्रश्न है और हमेशा हर बार ये वाला प्रश्न आता है। अब देखो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 5 हमसे देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन देखो कब चलाया गया। ए ऑप्शन दिया 1920 में चलाया गया, बी ऑप्शन दिया है 1930 में चलाया गया, सी ऑप्शन है 1927 में चलाया गया और डी ऑप्शन है 1935 में चलाया गया। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया है उनका फिर से 1 नंबर पक्का हो गया, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में चलाया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब देखो यहाँ से बात करते हैं प्रश्न में जो मेरा अगला है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है,
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, और हो सकता है ये वाला प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाए और पूछा भी जाएगा, ठीक है, ये निश्चित है, जरूर 100% ये वाला प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि जो महामंदी है, ठीक है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर देखो सभी के सभी बच्चों को मैं बताने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए आंसर बताने से पहले आप लोग मुझे सबसे पहले कमेंट में करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ। चलिए आपके 2 सेकंड पूरे हुए। अब देखो इसका देखो ए ऑप्शन है 1919, बी ऑप्शन है 1929, सी ऑप्शन है 1924, डी ऑप्शन है 1934, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करेंगे। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया उनका नंबर फिर से 1 नंबर बढ़ चुका है, और 1 नंबर फिर से बढ़ करके आप लोगों के पूरे 7 नंबर पक्के हो चुके हैं। अब देखो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 देखो हमसे कह रहा है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अब देखो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में काली मिट्टियाँ पाई जाती हैं, है ना। अब इसके पहले हम 4 ऑप्शन देखेंगे, और सबसे पहले देखो मेरे बताने से पहले, मेरा उत्तर बताने से पहले आप लोग उत्तर बता दिया करो, ठीक है। अब ए ऑप्शन दिया है झारखंड, बी ऑप्शन दिया राजस्थान, सी ऑप्शन दिया है गुजरात, और डी ऑप्शन दिया है बिहार। अब यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका देखो सीधा डायरेक्ट सी ऑप्शन पर जिन जिन बच्चों ने क्लिक किया है उनका फिर से 1 नंबर बढ़ चुका है, और बढ़ करके उन लोगों का स्कोर पहुंचा है 8। यहाँ से आप लोगों का पूरा 8 नंबर पक्का हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या होता है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन देखो क्या होता है, जिसमें से ए ऑप्शन दिया है पवन, बी ऑप्शन दिया है जल, और सी ऑप्शन दिया है हिमनद, और डी ऑप्शन दिया है पशुचारण। देखो अगर पर्वतों पर अगर मृदा अपरदन की बात की जाए तो पर्वतों पर जो मृदा अपरदन होता है वो जल के कारण होता है, ठीक है। और जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया उनका फिर से 1 नंबर बढ़ चुका है, और वो बच्चे सीधा टॉपर बनने वाले हैं जो यहाँ पर 30 में से अगर वो 20 से 22 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, ठीक है, वो सीधा टॉपर बनेंगे। अब प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। देखो एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो नंबर ए ऑप्शन दिया काली मिट्टी, बी ऑप्शन दिया पीली मिट्टी, सी ऑप्शन दिया लेटेराइट, डी ऑप्शन दिया सीमेंट। तो यहाँ पर जो आपका सीमेंट जो है ये एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किया उनका फिर से 1 नंबर बढ़ चुका है, और यहाँ से उनका स्कोर पहुँचा है 10। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल हो जाएगी। अब देखो यहाँ से पूछा गया है कौन सी एक रेशेदार फसल है, जिसमें से ए ऑप्शन दिया जूट, बी ऑप्शन दिया जौ, सी ऑप्शन दिया काफ़ी, और डी ऑप्शन दिया रबर, है ना। अब देखो यहाँ से बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने ए ऑप्शन पर क्लिक किया उनका फिर से 1 नंबर बढ़ चुका है, और उनको मेरी तरफ से 1 नंबर और दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में कि प्रश्न नंबर 12 करें कि इनमें से कौन सी रबी की फसल हो जाएगी। अब देखो यहाँ से देखो प्रश्न नंबर 12 है कि इनमें से कौन सी एक रबी की फसल हो जाएगी। ए ऑप्शन दिया धान, बी ऑप्शन दिया आपका मोटे अनाज, है ना, और सी ऑप्शन दिया दालें, और डी ऑप्शन दिया कपास, ठीक है। तो इसका जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किया उनका फिर से 1 नंबर बढ़ चुका है, और ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलिए, ठीक है, एक भी प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, ठीक है, सबको याद करना है, एक तरफ से सबको याद करना है। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 के निम्नलिखित में से सर्वोत्तम प्रकार का कोयला, ठीक है, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है। तो सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है, इसको हम काट देंगे, और इसको हम काट रहे हैं, ठीक है, इतना देखो, इतना हम काट दे रहे हैं, इतना हम काट दिया, और यहाँ पे लिख दिया इनमें से कौन सा सर्वोत्तम प्रकार का कोयला हो जाएगा। तो अगर आप लोगों से सर्वोत्तम प्रकार का कोयला पूछा जाए तो उसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाता है एंथ्रासाइट, है ना। तो एंथ्रासाइट मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको। यहाँ से मेरी तरफ से 1 नंबर फिर से फ्री में आप लोगों को मिलता है। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। प्रश्न नंबर 14 देखो देखो क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है।
अब देखो ये प्रश्न जो है 1 नंबर का आएगा और ए ऑप्शन दिया है पवन ऊर्जा, बी ऑप्शन दिया है जीवाश्म ईंधन, सी ऑप्शन दिया है जल, डी ऑप्शन दिया है वन। चलो मुझे कमेंट में करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया है जिन जिन बच्चों ने, उनका फिर से 1 नंबर पक्का हो चुका है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि जो झरिया है, झरिया जो है किस लिए प्रसिद्ध है। तो झरिया जो है किस लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से ए ऑप्शन दिया लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन दिया तांबा के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन दिया आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है और डी ऑप्शन दिया है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो मेरा झरिया जो है किस लिए प्रसिद्ध है, झरिया जो है ये आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर जो आपका सी ऑप्शन जो दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी ऑप्शन जो दिया है, झरिया जो है ये कोयला के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, है ना। तो जिन जिन बच्चों ने कोयला पर क्लिक किया है उनका फिर से 1 नंबर बढ़ चुका है। फिर बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में। प्रश्न नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, जिसमें से ए ऑप्शन दिया है चूना पत्थर, बी ऑप्शन दिया है बलुआ पत्थर, सी ऑप्शन दिया है लाल पत्थर, डी ऑप्शन दिया है कोबाल्ट। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया उनका फिर से 1 नंबर बढ़ चुका है और यहाँ से आप लोगों का चूना पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप लोगों के 16 नंबर पूरे पक्के हो चुके हैं, है ना। तो अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। तो आप लोगों को 30 में से मिनिमम लोगों को 22 से 23 प्रश्नों तक उत्तर दे देना है, ठीक है। तो इतने प्रश्नों के अगर आप जवाब सही दे रहे हैं तो आप लोग टॉपर की लिस्ट में अभी भी कायम हैं। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 हमसे कह रहा है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है। तो सरल प्रश्न है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल परिवहन। जल परिवहन जो होता है ये सबसे सस्ता साधन होता है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो होता है वो हमारा जल परिवहन ही होता है। जैसे ये पेपर में है तुरंत आप लोगों को जल परिवहन पर टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। अब कौन सा ऐसा विषय जो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, यानी कि समवर्ती सूची में ऐसा कौन सा विषय जो समवर्ती सूची में नहीं आता है। ए ऑप्शन दिया संचार, बी ऑप्शन दिया वन, सी ऑप्शन दिया शिक्षा और डी ऑप्शन दिया उत्तराधिकार। तो अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सा ऐसा विषय जो समवर्ती सूची में नहीं आता है, तो मतलब समवर्ती सूची में शामिल नहीं, तो हमारा जो संचार जो होता है ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं होता है। तो इसका ए ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 के बारे में और प्रश्न नंबर 19 के बारे में फिर हम बात करेंगे। प्रश्न नंबर 19 हमसे कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। प्रश्न नंबर 19 जो है देखो बहुत सरल प्रश्न है। अब सरल होने के कारण इसीलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग खुद बताएंगे, ठीक है। आप लोग खुद इसका जवाब मुझे कमेंट में करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो संविधान के देखो ए ऑप्शन दिया 20 भाषाओं को मान्यता दी गई है, कि बी ऑप्शन दिया है 22 और सी ऑप्शन दिया 21, डी ऑप्शन दिया 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पर जिन जिन बच्चों ने क्लिक किया है, मतलब 22 पर। जिन जिन बच्चों ने 22 पर क्लिक किया है उनका फिर से 1 नंबर बढ़ चुका है। अब देखो यहाँ से आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में। और प्रश्न नंबर 21 देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ए ऑप्शन दिया 1980 में हुई थी, बी ऑप्शन दिया 1992 में हुई थी, सी ऑप्शन दिया 1990 में हुई थी, डी ऑप्शन दिया 2004 में हुई थी। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका पूरा सही हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने बी ऑप्शन पर क्लिक किया है उनका फिर से 1 नंबर बढ़ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। अब देखो प्रश्न नंबर 22 के बारे में बात करते हैं, मतलब प्रश्न नंबर 22 के बारे में। प्रश्न नंबर 22 देखो हमसे क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। ये प्रश्न नंबर 22 आप लोगों का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। तो ए ऑप्शन दिया 1885 में गठन हुआ, बी ऑप्शन दिया 1912 में गठन हुआ और यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन दिया 1905 में गठन हुआ, डी ऑप्शन दिया 1915 में गठन हुआ।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ वो 1885 में हुआ था। फिर आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में। प्रश्न नंबर 23 को देखें कि हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23 हमसे कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है? तो किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है? अब देखो यहाँ से 4 ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन दिया हरियाणा की, बी ऑप्शन दिया राजस्थान की, सी ऑप्शन दिया बिहार, डी ऑप्शन दिया मेघालय। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पर फिर से क्लिक किया है, फिर से उनका 1 नंबर बढ़ करके स्कोर उनका हो गया है, 1 नंबर बढ़ गया फिर से उनका, ठीक है ना। तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सर्वाधिक है? तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है, याद रखेंगे इसको। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में। प्रश्न नंबर 24 देखो हमसे क्या कह रहा है कि कौन सा क्षेत्रक 1972 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था? अब यहाँ से देखो कौन सा ऐसा जो मतलब क्षेत्रक है जो 1972 में की अगर हम बात करें तो 1972 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक था। ए ऑप्शन दिया प्राथमिक क्षेत्रक, बी ऑप्शन दिया तृतीय क्षेत्रक, और सी ऑप्शन दिया द्वितीय क्षेत्र, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है। तो इसका प्राथमिक क्षेत्रक आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया था उनका 1 नंबर बढ़ चुका है। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के बारे में। प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा का जो निर्गमन है किसके द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन दिया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन दिया वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, डी ऑप्शन दिया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो मुद्रा का जो निर्गमन जो होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया है उनका फिर से 1 नंबर बढ़ गया है। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के बारे में। प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 से देखो हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 26 हमसे कह रहा है कि विदेशी व्यापार जो होता है वो किनके मध्य होता है? जो विदेशी व्यापार जो होता है किनके मध्य होता है? ए ऑप्शन दिया 2 देशों के मध्य विदेशी व्यापार होता है, बी ऑप्शन दिया 2 नगरों के मध्य होता है, सी ऑप्शन दिया 2 प्रदेशों के मध्य होता है, डी ऑप्शन दिया 2 गांवों के मध्य होता है ना। तो अब इसका जो राइट आंसर जो होगा, जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया है, जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक किया उनका फिर से 1 नंबर बढ़ गया है। यानी कि जो हमारा विदेशी व्यापार जो होता है 2 देशों के मध्य होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 देखो क्या कह रहा है हमसे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन दिया 1 जनवरी 1993 में हुई, बी ऑप्शन दिया है 1 जनवरी 1990 में हुई थी, सी ऑप्शन दिया 1 जनवरी 1995 में हुई थी, डी ऑप्शन दिया 1 जनवरी 1985 में हुई थी। अब देखो इसका राइट आंसर देखो क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है आप लोगों का कि 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अब यहाँ से देखो अगला देखो प्रश्न नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 के बारे में बात करते हैं कि भारत में केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है? पहले उसको पढ़ लो सही से फिर जवाब हमको देना। कि भारत में केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है? ए ऑप्शन दिए वाणिज्य मंत्रालय, बी ऑप्शन दिए वित्त मंत्रालय, सी ऑप्शन दिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन दिए भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पर देखो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वित्त मंत्रालय जो होता है, ठीक है। वित्त मंत्रालय जो होता है ये भारत में केंद्र सरकार की ओर से करेंसी जारी करता है। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक किया उनका फिर से 1 नंबर बढ़ गया है। अब देखो यहाँ से हम आपसे बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे कि मुद्रा का जो उपयोग जो होता है, मुद्रा का उपयोग हमारे किस जीवन एक बहुत हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना। तो पहले पढ़ लो प्रश्न को क्योंकि बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन दिया नित्य प्रति, बी ऑप्शन दिया मासिक, सी ऑप्शन दिया साप्ताहिक, डी ऑप्शन दिया वार्षिक। तो यहाँ से हमसे कह रहा है कि मुद्रा का उपयोग हमारे किस जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किया है, जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किया उनका फिर से 1 नंबर बढ़ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक। और प्रश्न नंबर 30 के बारे में बात करते हैं कि और आज की इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो सोच समझकर इसका जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में भी मुझे इसका जवाब चाहिए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब
लागू किया गया? अब देखो ए ऑप्शन है 1982 में, बी ऑप्शन है 1985 में, सी ऑप्शन है 1984 में, डी ऑप्शन है 1986 में। तो चलिए देखो अब यहाँ से आप लोगों का जो राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1986, ठीक है। तो ए आप डी ऑप्शन इसका पूरा सही हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक किया उनका 1 नंबर फिर से पक्का हुआ। अब देखो यहाँ पर हमने आप लोगों को बताए, यहाँ पर हमने आप लोगों को 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। तो इन 30 प्रश्नों को याद कर लो सही से, और यहीं से ही आप लोगों के पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे कमेंट में करके बताओ कि आप लोगों ने 30 में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। तो सभी के सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।